नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी हुई एक खबर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस चर्चा का विषय रहेगा चाइना। ऑल्दो अभी आप सरप्राइज हो रहे होंगे, सर न्यूज तो निकारागुआ के बारे में है, लेकिन हम लोग चाइना के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। खबर यह है कि निकारागुआ हैज कट इट्स टाइज विद ताइवान इन फेवर ऑफ बीजिंग। तो ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है चाइना के लिए। चाइना विच इज कम्युनिस्ट, चाइना विच इज रिप्रेजेंटेड बाय जी जिनपिंग, चाइना विच इज रिप्रेजेंटेड बाय बीजिंग, यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री हुई है, जहां पे वो अभी फिर से एक और जो पार्टनर था या फिर एलाय था ताइवान का, उसे कट ऑफ कर चुका है। पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि जो मेनलैंड चाइना है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो कोशिश कर रहा है कि जो भी ताइवान के एलाइज है, जो ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं, उन्हें कट ऑफ कराने की कोशिश कर रहा है और कुछ हद तक सक्सेसफुल भी रहा है। 2016 से अगर हम लोग बात करें, पिछले 5 सालों से, वाई वी आर टॉकिंग अबाउट 2016, क्योंकि 2016 में ताइवान की प्राइम मिनिस्टर बनी साई इंगवेन। जब से साई इंगवेन आई है, तब से लेकर अभी तक 7 डिप्लोमेटिक पार्टनर्स खो चुका है ताइवान। चाइना ने ल्योर करके, फोर्स करके, परसुएट, कोयर्स, आप जो भी टर्म यूज करना चाहे कर सकते हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करके वो धीरे धीरे से ताइवान को कट ऑफ करने की कोशिश कर रहा है और निकारागुआ को अभी कट ऑफ करने में वो सक्सेसफुल रहा है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बात करेंगे चाइना के बारे में, चाइना की वन चाइना पॉलिसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ निकारागुआ के इस डिसीजन के बारे में बात करेंगे। व्हाई डिड निकारागुआ टेक दिस डिसीजन, इस डिसीजन के बाद क्या थी प्रतिक्रिया, व्हाट डिड ताइवान से, व्हाट डिड चाइना से, व्हाट इज द रोल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हियर, ये भी जानेंगे। और अंत में हम लोग बात करेंगे व्हाट नेक्स्ट फॉर ताइवान, कितने एलाइज बचे हैं और व्हाट इज द रोड अहेड फॉर ताइवान, इसके बारे में चर्चा होगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो इन दिस लेक्चर इफ यू स्टे विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हो @rahulsai222। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, देन डू विजिट studiiq.com, या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट अस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम लोग निकारागुआ की बात करें, लेट अस टॉक अबाउट वन चाइना पॉलिसी। जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, कम्युनिस्ट चाइना है, विच इज लेड बाय जी जिनपिंग, वो कंटिन्यूसली ये कहते हैं कि वन चाइना पॉलिसी इज नॉन नेगोशिएबल। अब ये वन चाइना पॉलिसी है क्या? अगर हम लोग बात करें 1949 में क्या हुआ, 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, मेनलैंड चाइना में कम्युनिस्ट चाइना गवर्नमेंट सेटअप हुई। लेकिन उससे पहले चाइना में क्या हुआ था, एक सिविल वॉर छिड़ गया। 2 पार्टीज थी, एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी विच वॉज लेड बाय माओ जेडोंग, और दूसरी तरफ थी, मैं कहूंगा, डेमोक्रेटिक फैक्शन और आर्मी फैक्शन विच वॉज लेड बाय जनरल चियांग काई शेक, जिनको सपोर्ट था यूनाइटेड स्टेट्स का। इन दोनों के बीच एक सिविल वॉर छिड़ा और इस सिविल वॉर में विक्टोरियस रहे माओ जेडोंग एंड कम्युनिस्ट पार्टी। तो यहाँ पे कम्युनिस्ट चाइना की स्थापना हुई इन द मेनलैंड, जो हम लोग नॉर्मली जो बड़ा चाइना कहते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा एरिया है, इट इज मेनलैंड चाइना, जहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट सेटअप हुई। लेकिन इस हार के बाद जनरल चियांग काई शेक और उनकी जो कोमेंटांग पार्टी के लोग थे, वो एक छोटे से आइलैंड पे जाके उन्होंने वहां पे गवर्नमेंट इन एक्साइल सेटअप कर दी। तो यहाँ पे जो मेनलैंड चाइना है, इट इज कॉल्ड एज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। जो फॉर्मोसा आइलैंड था, पहले फॉर्मोसा था, अभी उसको ताइवान कहते हैं, वहां पे आपको रिपब्लिक ऑफ चाइना मिलेगा। रिपब्लिक ऑफ चाइना शुरुआती दौर में, ऑल्दो मैं कहूंगा, वन पार्टी ऑटोक्रेटिक सिस्टम ही था, क्योंकि कोमेंटांग पार्टी थी, उसके हेड थे जनरल चियांग काई शेक। बट लेटर ऑन धीरे धीरे ये एक डेमोक्रेसी जरूर बना, और अभी भी मेनलैंड चाइना में इट इज पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वन पार्टी रूल है, कम्युनिस्ट पार्टी है वहां पे, और उसके प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, वी नो दिस। तो 1949 के बाद कुछ इस तरह की डेवलपमेंट हुई। एक तरफ था मेनलैंड चाइना, दूसरी तरफ था रिपब्लिक ऑफ चाइना और ताइवान। और मैं कहूंगा इस रिपब्लिक ऑफ चाइना और ताइवान को वेस्टर्न ब्लॉक, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स लेड ब्लॉक का काफी सपोर्ट था। इनफैक्ट 1970 तक, 1970 तक यही ताइवान रिप्रेजेंट करता था चाइना को इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। 1970 में इवेंचुअली मेनलैंड चाइना को ही सीट दी गई। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली मेनलैंड चाइना का क्लाउड काफी बढ़ चुका है और अभी भी वो काफी ग्रोइंग है, हम लोग इस चीज को जानते हैं। तो तब से ही जो मेनलैंड चाइना है, ये कहता है कि हम लोग पूरे चाइना को इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि जो फॉर्मोसा आइलैंड था, ताइवान था, हम उसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। अभी फोर्सफुली करेंगे, कैसा करेंगे तो आने वाला समय ही बताएगा। बट मेनलैंड चाइना, दैट इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, सेज विल यूनाइट चाइना, और रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है वी आर द लेजिटिमेट सक्सेसर्स ऑफ दिस चाइना, यानी कि डेमोक्रेटिक चाइना है। तो इसीलिए कंटिन्यूस टसल चलती है।
और जो मेन लैंड चाइना है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो कहता है कि वन चाइना पॉलिसी इज नॉन नेगोशिएबल। यानी कि चाइना के साथ अगर आपको डील करना है, जब मैं चाइना रेफर करता हूं तो मेनलैंड चाइना, दैट इज द पीआरसी, अगर आपको हमारे साथ डील करना है, कहता है पीआरसी, तो आपको वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज नॉन नेगोशिएबल। दैट मीन्स यू आर नॉट सपोज टू डील विद ताइवान। और ताइवान को कंटिन्यूसली उन्होंने साइडलाइन किया हुआ है। ताइवान को अभी तक यूनाइटेड नेशंस में ऑब्जर्वर का स्टेटस नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसके अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ताइवान को बाहर रख चुका है और ताइवान को डिप्लोमेटिकली कट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना लेड बाय जी। और इस मुहिम में ही हैज बीन सक्सेसफुल अगेन। अनदर राउंड ऑफ दिस एट्रिशन गोज टू जी जिनपिंग। क्यों? क्योंकि निकारागुआ हैज नाउ कट डिप्लोमेटिक टाइज विद ताइवान। अभी कुछ गिने चुने कंट्रीज है जो ताइवान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं। केवल 14 कंट्रीज बची हुई हैं अभी जो ताइवान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस निकारागुआ के बारे में, क्यों निकारागुआ ने ये डिसीजन लिया। सबसे पहली चीज, ये निकारागुआ है कहां पे? एक छोटी सी कंट्री है इन सेंट्रल अमेरिका। यहाँ पे आपको यूनाइटेड स्टेट्स मिलेगा, यहाँ पे आपको सदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट मिलेगा, और बीच में जो आप लैटिन अमेरिका, सेंट्रल अमेरिकन रीजन कहते हो, वहां पे आपको मिलेगा निकारागुआ, जिसकी कैपिटल सिटी है मनागुआ। इस कंट्री ने अभी अपने टाइज को कट ऑफ कर दिया है विद ताइवान। जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई बाय द फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ निकारागुआ, काफी तीखी आलोचना भी आई। ताइवान ने क्लियरली कहा कि वी आर डीपली सैडन्ड, क्योंकि हमारी मित्रता काफी सालों से चल रही थी, अभी आपने हमको अबैंडन कर दिया है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैव ऑलरेडी बीन स्पेंट बाय ताइवान इन निकारागुआ। उनको काफी सारी ऑफिशियल मदद कर चुके हैं, पैसों के थ्रू मदद कर चुके हैं, लेकिन अभी निकारागुआ हैज बैक ट्रैक्ड। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ऑब्वियसली काफी खुश रहेगी। दे हैव प्रेज्ड दिस पर्टिकुलर निकारागुआज डिसीजन। उन्होंने कहा है कि इट इज अ राइट चॉइस। इनफैक्ट उस डिसीजन के अनाउंस होने के बाद दैट निकारागुआ कट्स द टाइज, चाइना और निकारागुआ के बीच एक जॉइंट कम्युनिके हुई। वहां पे इन्होंने ये कम्युनिकेट किया दैट वी आर नाउ स्टार्टिंग अ पार्टनरशिप और डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द मेनलैंड चाइना। यूनाइटेड स्टेट्स ने इस मूव को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि दिस इज अ डिसीजन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ निकारागुआ डैनियल ऑर्टेगा। यहां पे ये लोगों का डिसीजन नहीं है, इट इज नॉट अ डिसीजन ऑफ पीपल। निकारागुअन पीपल डू नॉट सपोर्ट दिस। अब ये क्यों कहा यूनाइटेड स्टेट्स ने? क्योंकि निकारागुआ के इलेक्शंस हुए थे, राइट? पिछले साल इलेक्शंस हुए। उन इलेक्शंस में ये एलेज किया गया कि डैनियल ऑर्टेगा जो है, उस इलेक्शन में दूसरे जो प्रेसिडेंशियल कंटेंडर्स थे उन्हें डिटेन किया, यानी कि फेयर इलेक्शंस नहीं हुए। ही वन द इलेक्शंस थ्रू अनफेयर मीन्स, ये बताया गया, राइट? तो ये थे रिएक्शंस। अब समझते हैं निकारागुआ के और ताइवान के रिलेशंस कैसे रहे। देखिए, निकारागुआ और ताइवान कोल्ड वॉर के दौरान काफी सिमिलर थे। ताइवान में भी ऑब्वियसली एंटी कम्युनिस्ट सेंटिमेंट था। मैंने आपको बताया कि मेनलैंड चाइना में कम्युनिज्म विक्टोरियस था, तो फॉर्मोसा आइलैंड या फिर ताइवान में वहां पे कॉमिंटांग सेटअप थी, तो दोनों तरफ एंटी कम्युनिस्ट सेंटिमेंट था। सिमिलर इन निकारागुआ ऑल्सो, इन ताइवान ऑल्सो। और दोनों एक वन पार्टी अथॉरिटेरियन सिस्टम ही थे। मैं कहूंगा ताइवान में जनरल चियांग काइशेक जो कॉमिंटांग लीड कर रहे थे, ही लेड ताइवान, एंड इन निकारागुआ इट वाज लेड बाय द सोमोजा फैमिली। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने ट्रांजिशन किया डेमोक्रेसी को। ताइवान का ट्रांजिशन डेमोक्रेसी की तरफ काफी अच्छा रहा, अभी भी वो एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है। लेकिन निकारागुआ का ट्रांजिशन काफी अनस्टेबल रहा। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी की तरफ मूव कर रहे थे, लेकिन उसी समय पे निकारागुआ के जो अभी के प्रेसिडेंट है डैनियल ऑर्टेगा, ही केम टू पावर इन 1979 का इलेक्शन उन्होंने जीता। अब उसके बाद उन्होंने ताइवान के साथ जो रिलेशंस थे उसको कट ऑफ कर दिया। उन्होंने क्लियरली कहा दैट वी स्विच टुवर्ड्स बीजिंग। व्हाई? बिकॉज डैनियल ऑर्टेगा जो 1979 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते थे, आज भी वही प्रेसिडेंट है, क्योंकि ही वन अगेन एंड he cut the ties with Taiwan and then he moved towards Beijing। अब इस पॉलिसी को बदला गया 1990 में, जब वायोलेटा कैमोरा वहां पे प्रेसिडेंट बनी। वायोलेटा कैमोरा, शी वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ निकारागुआ। देन शी चेंज द पॉलिसी एंड शी रिकॉग्नाइज ताइवान अगेन। अब जब बदलाव हुआ, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए 2006 में, तो काफी सरप्राइजिंग चीज हुई फिर से, क्योंकि इस बार डैनियल ऑर्टेगा ने फिर से इलेक्शन जीता। इलेक्शन जीतने के बाद, टू द सरप्राइज ऑफ ऑल, डैनियल ऑर्टेगा ने ही साइडेड विद ताइवान, ही मेंटेन्ड डिप्लोमेटिक टाइज विद ताइवान। इट वाज अ वेरी बिग सरप्राइज फॉर एवरीबडी। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2006 से देयर हैव बीन डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन निकारागुआ एंड ताइवान। ताइवान को रिकॉग्नाइज करता है निकारागुआ।
लेकिन पिछले कुछ सालों में निकारागुआ और यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशंस में काफी तनाव आ चुका है। ये क्यों हुआ है? जैसे कि मैंने आपको बताया, निकारागुआ के जो प्रेसिडेंट है डैनियल ओर्टेगा, जो ऑलरेडी 14 साल से पावर में है, 2006 से वो पावर में है, और अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ, पिछले महीने ही इलेक्शन हुआ नवंबर 2021 में। उस इलेक्शन के ऊपर सवाल उठाए गए बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नॉट जस्ट यूएस बट यूके एंड यूरोपियन यूनियन हैव आल्सो क्वेश्चन द रीसेंट इलेक्शंस। यहां पे ये एलेज किया गया कि डैनियल ओर्टेगा ने दूसरे जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स थे उन्हें डिटेन किया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, अनफेयरली उन्होंने पावर को कैप्चर किया। इनफैक्ट यूएस और निकारागुआ के रिलेशंस पिछले कई सालों से तनावपूर्ण चल रहे हैं, क्योंकि एक मास प्रोटेस्ट चल रहा था निकारागुआ में 2017-18 में अगेंस्ट प्रेसिडेंट ओर्टेगा। वहां पे एक प्रोटेस्ट को क्वेल भी किया गया, जहां पे 300 से भी ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी। इस पे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने सैंक्शंस भी लगाए थे ऑन डैनियल ओर्टेगा एंड हिज फैमिली वे बैक इन 2018 इटसेल्फ। यानी कि यूएस और निकारागुआ के रिलेशंस तनावपूर्ण चल रहे थे। अब इसी बीच एक डेवलपमेंट भी हुई है। व्हाई निकारागुआ शिफ्टेड द एलिजेंसेस? देखिए, यूएस ने सैंक्शंस लगाए थे ओर्टेगा की फैमिली के ऊपर। ओर्टेगा की जो पूरी गवर्नमेंट है वो फाइनेंशियल सपोर्ट के ऊपर रिलाई कर रही थी, मेनली ताइवान भी काफी मदद किया करता था। ताइवान ने सैंक्शंस लगने के बाद भी मदद की थी ओर्टेगा के सरकार की। 2019 में 100 मिलियन लोन दिया था निकारागुआ को, 3 मिलियन का डोनेशन दिया था पुलिस को इन 2018, और उसी साल में प्रोटेस्ट को भी क्वेल किया गया था बाय ओर्टेगा। तो इन जनरल ताइवान की काफी मदद मिला करती थी निकारागुआ को, लेकिन यूएस रिलेशंस के चलते और मैं कहूंगा एक डील के चलते, चाइना ने यह कहा जाता है कि ऐसी डील दी विच निकारागुआ कुडंट रिफ्यूज। अब सवाल ये उठता है क्या था ये डील? नोबडी नोस, राइट? बट द डील इज अगेन कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ मनी, इट इज सेड। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं निकारागुआ ने चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको एक्सीड किया है। केवल 3 सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है, कोस्टा रिका, पनामा और निकारागुआ, जिन तीनों ने एक्सेप्ट किया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। यानी कि बहुत सारा पैसा, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी फंडिंग जाने वाली है टू दीज कंट्रीज, एंड प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर डील विच दे कुड नॉट रिफ्यूज, दे शिफ्टेड देयर एलिजियंसेस, और इवेंचुअली उन्होंने टाइज कट ऑफ कर दिए हैं ताइवान के साथ। तो ये एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री जरूर है चाइना को, डिप्लोमेटिक विक्ट्री, या फिर मैं कहूंगा उनकी जो युआन डिप्लोमेसी है, डॉलर डिप्लोमेसी है, इट इज at least for time being it is being successful, or slowly and steadily they are able to cut off Taiwan's remaining allies. ताइवान के पहले 15 एलाइज थे, अभी 14 ही बचे हैं। 14 एलाइज ये है बेलीज, इस्वातिनी, ग्वाटेमाला, हाइती, होली सी, मार्शल आइलैंड्स, छोटे छोटे कंट्रीज अभी उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं। केवल 14 कंट्रीज बची हुई अभी। इनफैक्ट 2016 से, मई 2016 से 21 से 14 पे पहुंचे हैं। पिछले 5 सालों में 7 एलाइज को कट ऑफ करने में काफी सक्सेसफुल रहा है चाइना। इनफैक्ट बिफोर निकारागुआ, किरिबाती और सोलोमन आइलैंड्स ने भी अपने रिलेशंस कट ऑफ कर दिए थे ताइवान के साथ इन 2019। सो इन दिस वॉर ऑफ एट्रिशन, मैं कहूंगा बिटवीन चाइना एंड ताइवान, चाइना इज स्लोली एंड स्टडीली हेडिंग अहेड। वो ताइवान के एलाइज को कट ऑफ कर रहा है। आगे कौन होगा आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन धीरे धीरे से एक एक एलाइज को वो कट कर रहे हैं। साथ ही साथ ताइवान को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिले, इसकी मुहिम में ऑलरेडी चाइना लगा हुआ है। मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशंस में ऑब्जर्वर का भी स्टेटस नहीं है ऑफ ताइवान। सो चाइना इज हेल बेंट ऑन एंडिंग ताइवान, और रादर यूनिफाइंग ताइवान विद देमसेल्व्स। तो इस चीज में काफी हलचल भी चल रही है। पिछले ही महीने में चाइना ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को डाउनग्रेड किया था लिथुआनिया के साथ, क्योंकि लिथुआनिया ने अपनी एक एम्बेसी ओपन की थी इन ताइवान, तो इसीलिए दे डाउनग्रेड विद लिथुआनिया, यानी कि दे आर यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ फोर्स। इनफैक्ट काफी डिप्लोमेटिक हलचल भी चल रही है। रिसेंटली एक सेनेटर्स का ग्रुप था फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, दे विजिटेड ताइवान टू रिव्यू द रिलेशंस, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर नाउ फ्रॉम चाइना टू कट ऑफ ताइवान, इसीलिए देयर इज हेक्टिक पार्ले दैट इज गोइंग ऑन। यूरोपियन यूनियन से रिप्रेजेंटेटिव्स जा चुके हैं ताइवान को, यूएस से रिप्रेजेंटेटिव जा चुके हैं ताइवान को, क्योंकि ताइवान को डिप्लोमेटिकली अलाइव रखे इस कोशिश में लगे हुए हैं वेस्ट के एलाइज। सो विल वेट एंड वॉच इन दिस वॉर ऑफ एट्रिशन हु विल विन, वेदर चाइना और वेदर ताइवान। विल वेट एंड वॉच फॉर दिस। अगर कोई खबर आएगी तो विल डिस्कस एज सून एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।